नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली सी फेस से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं झारखंड की खबर के साथ। झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की जो मौत हुई है वो महज हादसा है या फिर हत्या। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब ये सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए सबसे पहले शो पे चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार के पास। झारखंड के धनबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के संबंध में 2 लोगों जिसमें ऑटो चालक शामिल है गिरफ्तार किया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इसे हिट और रन का मामला मानने से इनकार करते हुए साफ कहा है कि यह हत्या का मामला है और झारखंड पुलिस ने इस मामले की जांच में कोई कोताही बरती तो वो इस पूरे मामले की जांच की तफ्तीश सीबीआई को देने में नहीं हिचकेगी। धनबाद शहर के बीचों बीच बुधवार सुबह 5:30 बजे एडीजे उत्तम आनंद को इस तरह चिन्हित कर धक्का मारा गया। शुरू के कुछ घंटे सब उनकी मौत दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन जब इस सीसीटीवी का फुटेज सबने देखा तो परिवार वालों ने तुरंत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। वीडियो को तो देख करके लग रहा है कि इंटेंशनली कोई मारा, ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता है। सुनियोजित तरीके से मारा गया, क्योंकि कोई ऑटो से धक्का लगे आदमी छटपटाएगा, लेकिन देखिए उनको गिरने के बाद स्किल पड़ जाए, इसलिए ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये जानबूझ करके सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच में लगी और गिरिडीह से ऑटो और बुधवार रात को 2 आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया। डीआईजी के तहत एक एसआईटी भी बनाई गई है। सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कितना सत्य है कितना गलत है, और जो सत्य है उसको फिर हम लोग लेकर के इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, तो फाइनली उसके आधार पर फिर आगे हम लोग। पुलिस का कहना है जांच के दौरान पता चला है एक ऑटो आरोपियों ने चोरी किया था और इस काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी। रात में करीब 3:30 बजे हम उठे तो देखे टेम्पो गायब है। गाड़ी कहाँ रखते? गाड़ी बस यहीं पर रखते जहाँ खड़ा। वो अपना माँ पास फोन किया, बोला क्या बात है, तो बोला हम तो कुछ जानते हैं ना, यहाँ न गाड़ी लिया ना कुछ लिया, पता न कहाँ से लेके गया। लेकिन सवाल है आखिर जज उत्तम आनंद को क्यों निशाना बनाया गया। जानकारों के अनुसार उन्होंने हाल में रंजय सिंह हत्याकांड में कई आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की थी। कई मामलों में जल्द फैसला भी देने वाले थे। इस मामले की गूंज सर्वोच्च न्यायालय तक आज सुनाई दी। ये न्यायपालिका की आजादी पर डरावना हमला है और मैंने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। मैंने मुख्य न्यायाधीश से भी आज इसकी चर्चा की। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर स्थानीय पुलिस शामिल रहती है और इसी वजह से ऐसे हमले हो पाते हैं। अब इंतजार इस बात का है कि आरोपियों को पैसे देकर ये काम करवाने वाले असल अपराधी कब पकड़े जाते हैं। धनबाद से कुंदन और रांची से हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूपी की सरकारी एम्बुलेंस सर्विस के 22,000 कर्मचारियों के हड़ताल पे चले जाने से सर्विस ठप हो गई है और मरीजों पे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कहीं मरीज अस्पताल में खाट पे आ रहे हैं, कहीं ठेलों पे और कहीं ऑटो के जरिए लाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी अपने लिए सरकारी नौकरी या बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगर कर्मचारी हड़ताल खत्म करके वापस नहीं लौटे तो नई भर्ती करके एम्बुलेंस सर्विस चालू की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली तकरीबन 4780 एम्बुलेंस जो हैं हड़ताल की वजह से बंद कर दी गई हैं। एम्बुलेंस सर्विस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं हमारे पीछे नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए यहाँ कर्मचारी हैं। लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे इस प्रदर्शन के अलावा यूपी के तमाम जिलों में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। गोरखपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, गोंडा, हापुड़, उन्नाव समेत
तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। इनकी मांग है कि ठेके पे प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ड्यूटी से ज्यादा काम का ओवरटाइम मिले, कर्मचारियों की छटनी ना की जाए और कर्मचारियों का बीमा हो। अगर यह हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारा धरना और आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा और कल 12 बजे तक हमारे सभी पूरे प्रदेश के सभी एम्बुलेंस कर्मी जिन आम जनमानस को सेवा दे रहे हैं वह भी सेवा देना ठप करके लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद होंगे। एम्बुलेंस की हड़ताल से मरीजों पे मुसीबत टूट पड़ी है। प्रदेश के तमाम अस्पतालों में लोग मरीजों को कहीं ठेलों से अस्पताल ला रहे हैं तो कहीं ऑटो रिक्शा में मरीज को तकलीफ देकर ढो रहे हैं तो कहीं खाट पे रखकर लाए जा रहे हैं। हरदोई जिला अस्पताल में सुनीता अपने एक बीमार रिश्तेदार की खाट डाला पे लेके आई हैं। एक बाल्टी खून गिरा है सब। अच्छा, लेके कैसे आए वहाँ से? डाला पर लाए। क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली? हमारे चारों तरफ ये वे एम्बुलेंस नजर आ रही हैं जो लखनऊ के लालबाग गर्ल्स कॉलेज में हड़ताली एम्बुलेंस कर्मचारियों से लेकर के यहाँ पे खड़ी की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बंद नहीं होने दिया जा सकता है, लिहाजा अंदर भर्ती हो रही है नए एम्बुलेंस चलाने वालों की और नए टेक्नीशियंस की, ताकि इनको दोबारा से चलाया जा सके। सरकार ने इस व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने स्तर से सभी जिलाधिकारी को बोल दिया कि जो ड्राइवर नहीं काम करेंगे उनसे चाबी ले लिया जाए और चाबी लेने के बाद हम चाहे आरटीओ के माध्यम से या अपने स्वास्थ्य विभाग के पुराने ड्राइवर्स के माध्यम से उसको हम संचालन करेंगे। समान वेतन लागू हो। सरकार हड़ताल तोड़वाने के लिए नई भर्तियां कर रही है। उन्हें एम्बुलेंस सेवा की ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं है। एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है जिसकी जान बचाने के लिए फौरन जरूरत होती है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। इस नियुक्ति को लेकर कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। दिल्ली विधानसभा में राकेश अस्थाना के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने सदन में ये प्रस्ताव रखा है। संजीव झा ने कहा है कि ये नियुक्ति असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ये भी कहा है कि यूपीएससी से भी सलाह नहीं ली गई, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। संजीव झा ने कहा कि 2011 में उन पर लेन देन का आरोप लगा था और अस्थाना पीएम के ब्लू आई बॉय हैं। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली को अस्थिर करने की मंशा है, डराने की कोशिश है। गुलाब सिंह ने कहा आम आदमी पार्टी विधायकों को प्रताड़ित करने के लिए नियुक्ति की गई है। ये भी कहा कि अस्थाना ने बीजेपी के लिए चंदा जमा किया है। वहीं अखिलेश त्रिपाठी ने कहा कि क्या गुजरात जैसे मिशन के लिए अस्थाना को भेजा गया है। 84 बैच के आईपीएस अफसर गुजरात कैडर के हैं श्री राकेश अस्थाना जी, जिनकी नियुक्ति दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे हुई है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि 4 दिन उनके केवल रिटायरमेंट के रह रहे थे, तो 4 दिन पहले ना केवल उनकी नियुक्ति की गई है बल्कि 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया। मुझे लगता है कि ये नियुक्ति ना केवल असंवैधानिक है बल्कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है और जो एक एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है ये उसके भी खिलाफ है। और अब असम और मिजोरम की बात करते हैं। दोनों ही राज्य सरकारें अपनी सीमा पर तटस्थ बल की तैनाती के लिए तैयार हो गई हैं, यानी कि इस समझौते के तहत दोनों की जो सीमा की अशांत क्षेत्र हैं वहां पर केंद्रीय बल तैनात होगा। साथ ही दोनों राज्य सरकारें सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए चर्चा जारी रखने पर भी सहमत हैं। असम और मिजोरम के बीच ताज़ा तनाव को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने कल दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की, जिसमें विवादित सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बात हुई। असम मिजोरम की सीमा पर सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई थी, जिसमें असम पुलिस के 5 जवानों की जान चली गई थी। पिछले सोमवार के झड़प के बाद जिसमें असम पुलिस के 5 जवान मारे गए और लगभग 50 लोग उसमें घायल हुए थे, अब तक और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। शांति एक तरह से लौट के आई है असम मिजोरम बॉर्डर में। हम इस वक्त असम मिजोरम बॉर्डर
पे ही जो नेशनल हाईवे है, जो नेशनल हाईवे सिलचर को मिज़ोरम की राजधानी आइजॉल से जोड़ता है, उस पे हैं। यही वो नेशनल हाईवे है 180 किलोमीटर्स, जो कि मिज़ोरम का लाइफ लाइन माना जाता है। और इस लाइफ लाइन में अब आप देख सकते हैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ को न्यूट्रल फोर्स के हिसाब में यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और जब से इनकी डिप्लॉयमेंट हुई है तब से एक शांति बहाल हुई है और एक पैल्पेबल टेंशन ज़रूर है, इमोशन ज़रूर हाई है दोनों साइड में। मगर सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे ही जोड़ता है मिज़ोरम को देश के बाकी हिस्सों से। इसी नेशनल हाईवे से मिज़ोरम का सब जो सप्लाईज़ हैं, एसेंशियल सप्लाईज़ हैं, ये आते हैं। आगे चल के 1 किलोमीटर आगे मिज़ोरम की तरफ भी और एक नाका है सीआरपीएफ का, और इस नाके के आगे आम आदमी भी नहीं जा सकता, मीडिया के भी जाने की इजाज़त नहीं है। उस तरफ से भी आम आदमी नहीं आएगा, कोई मीडिया पर्सन नहीं आ पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है व्हीकल की, अनटिल अनलेस वहाँ पे आपको एक स्पेशल पास मिले और स्पेशल ऑर्डर्स के साथ ही यहाँ पे व्हीकल की मूवमेंट हो सकती है। और इस तरह से एक पोटेंशियल क्राइसिस आगे जाके बन सकता है इस इलाके में। अगर यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट रुक जाए, ट्रकों की मूवमेंट रुक जाए, तो एसेंशियल सप्लाईज की एक क्राइसिस मिज़ोरम में हो सकती है। असम मिज़ोरम बॉर्डर से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और देश के किन किन इलाकों में बाढ़ और बारिश से है बुरा हाल, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश प्रदेश। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है। हम सब जानते हैं कि एम्बियंस मॉल है गुड़गांव में, दिल्ली में, एनसीआर में कई इनके होटल्स हैं, मॉल्स हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि राज सिंह गहलोत ने कई बैंकों के साथ 200 करोड़ का लगभग फर्जीवाड़ा किया है। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ईडी के मुताबिक पूर्वी दिल्ली का ये वही 5 सितारा होटल है जिसे बनाने के लिए एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत ने बैंकों के एक समूह से 200 करोड़ का लोन लिया। फिर उस पैसे को ऐसी कंपनियों को भेज दिया जहां उनके अपने ही लोग डायरेक्टर थे। राज सिंह गहलोत को बुधवार को उनके गुरुग्राम आवास से गिरफ्तार किया गया। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है। राज सिंह ने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण कराया। ईडी ने राज सिंह से संबंधित 60 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अमन हॉस्पिटैलिटी व एम्बियंस ग्रुप की अन्य कंपनियों के कार्यालय परिसर व अन्य कंपनी के अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी ने राज सिंह के आवास से 16 लाख रुपए और 24 लाख के विदेशी नोट बरामद किए। राज सिंह के खिलाफ 2019 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज हुआ था। राज सिंह गहलोत को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आरोपी की तरफ से कहा गया कि उनसे ईडी अब तक 9 बार पूछताछ कर चुकी है, फिर भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। उनकी गिरफ्तारी साफ दिखाती है कि ईडी के कुछ छुपे हुए उद्देश्य हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में राज सिंह गहलोत की भूमिका के अलावा कुछ और राजनीतिक लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और हो सकता है कि आगे हम देखें कि कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी खोले जाएं। लेकिन फिलहाल अभी ईडी कुछ ज़्यादा बता नहीं रही है। गहलोत को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और ईडी अपनी पूछताछ जारी रखे हुए है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं बारिश और बाढ़ से बिगड़े हुए हालात की। आपको दिखाते हैं देश के किन किन हिस्सों में ये हालात बिगड़े हुए हैं। उत्तरकाशी, प्रयागराज, उधमपुर, राजौरी, करनूल और सोलन समेत कई इलाकों में भारी बारिश से बुरा हाल है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं बाढ़ की स्थिति है तो कहीं भूस्खलन की वजह से रास्ते रुके हुए हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अधिकारियों की ओर से लोगों को नदियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज पूरे दिन भारी बारिश होती रहेगी। उधमपुर में ही बाढ़ में फंसी एक लड़की को एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। लड़की तवी नदी के बीचों बीच फंसी हुई थी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सही सलामत बचाया गया। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश की हैं। आंध्र प्रदेश के करनूल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है।
यहाँ मौजूद श्री शैलम बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं, जिनमें से पानी नागार्जुन सागर की ओर निकल चुका है। और दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी आज दोपहर से बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। दफ्तर से घर लौटने वालों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। और मुंबई के वर्ली सी फेस से देश प्रदेश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।